हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्टली, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे। आसान भाषा में हम समझे तो बुक कीपिंग मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक वे में। इट इंक्लूड्स ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं ये हम यही वीडियो में डिस्कस करेंगे बाद में। एंड इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। यह डेफिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगी। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन द सेट ऑफ बुक्स। आपको एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखना पड़ेगी, ये मगअप करना पड़ेगी ये डेफिनेशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो बुक कीपिंग के फीचर्स ऐसे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकॉर्ड करना। कैसे रिकॉर्ड करना? साइंटिफिकली एंड विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। यही यहाँ पे दिया है। रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस, financial transactions only, transactions for specific period. Bookkeeping is based upon certain rules and regulation, art of recording transactions systematically and scientifically. बाद में आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर। मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना अपने बुक्स में, ये मेन ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। एंड वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम? डेट वाइज एंड अकाउंटिंग वाइज करेंगे। इसके बाद यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। इसका मतलब है कि बुक कीपिंग के किसको किसको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्टली ओनर के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब बुक कीपिंग करने से ओनर को पता चलेगा कि अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट चल रहा है या अपने बिजनेस में कुछ नुकसान चल रहा है क्या। इसके बाद मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा है? फॉर फर्दर प्लानिंग इन द बिजनेस एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करता है बिजनेस में। और विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है? भाई अब इन्वेस्टर्स को तो फ़ायदा होगा ही। अगर बुक कीपिंग हम अच्छी तरह से रखें तो इन्वेस्टर्स को भी पता चलेगा कि अपने कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। कस्टमर्स के लिए क्या फ़ायदा है? कस्टमर टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस का तगड़ी है या अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, ये कस्टमर को पता चलता है। उसके हिसाब से वो बाय करेंगे अपने पास। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू टूवर्ड्स कंपनी। मतलब हम बुक कीपिंग अगर प्रॉपर तरह से करें तो गवर्नमेंट को भी आसानी जाती है कि कंपनी की तरफ कितना टैक्स बाकी है। फॉर एग्जाम्पल GST, इनकम टैक्स, ये कैलकुलेशन में हमको भी मदद होती है और गवर्नमेंट को भी मदद होती है। अब लेंडर्स मतलब हमको जिन्हें पैसे देना है वो लेंडर्स, उनके लिए क्या बुक कीपिंग मायने रखेगा? फॉर देयर मनी सेफ्टी, कि उनका मनी सेफ है अपने पास। बुक कीपिंग अगर प्रॉपर की है तो लेंडर्स को पता चलेगा कि उनका मनी सेफ हैंड्स में है अभी। बाद में डेवलपर्स को क्या यूटिलिटी है बुक कीपिंग के बारे में? फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बाद में ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग का फ़ायदा क्या है तो ये तो पता हमें चल ही गया। अब उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये हमें पता चला के लेना है। फर्स्टली, रिकॉर्ड। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली। बुक कीपिंग की वजह से हर एक ट्रांजैक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, यही वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ये वीडियो में पूरे बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बाद में आता है डिसीजन मेकिंग। वो तो हमने यूटिलिटी में देख ही लिया कि भाई बिजनेसमैन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है बुक कीपिंग। बाद में आता है कंट्रोलिंग, हेल्प्स एग्जीक्यूटिव टू कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब जो बड़े लेवल पे बिजनेसमैन होते हैं उनको कंट्रोल करना आसान जाता है बुक कीपिंग की वजह से। एविडेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। मतलब भाई कि कुछ प्रॉब्लम हो गया समझो। फॉर एग्जांपल हमने एक आधे पार्टी को गुड्स सेल किया होगा तो वो बाद में बोलेगा कि भाई मैंने तो परचेस ही नहीं किया तो मैं क्यों पैसे दूँ आपको। तो ये अगर कोर्ट में मैटर जाता है तो हमारे पास प्रूफ रहता है कि भाई मैंने इनको सेल किया है और मेरे पास सेल्स बिल है। तो इसीलिए एविडेंस कैन बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो बुक कीपिंग की वजह से समझ में आएगा। बाद में आता है टैक्स लायबिलिटी। वो भी हमने देखा यूटिलिटी में कि टैक्स फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटीज सच एज इनकम टैक्स, GST एट्सेट्रा। मतलब
टैक्स लाइबिलिटीज़ कंप्यूट करने के लिए मदद होती है अपने को बुक कीपिंग की वजह से। नाउ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, मतलब ये इस पर डिपेंड है। तो हम पॉइंट वाइज देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मीनिंग है रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब छोटा मीनिंग है उसका बुक कीपिंग का। कंपेरेटिव अकाउंटेंसी का थोड़ा सा मीनिंग ज़्यादा वास्ट है, उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ कवर होती है, लाइक रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अब स्टेज मतलब ये कौन से स्टेज पे यूज़फुल रहता है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पे यूज़फुल रहता है और ये बेस है अकाउंट का, और अकाउंटेंसी सेकंड स्टेज में यूज़ होता है और इसमें क्या रहता है, एनालिसिस करने का होता है। जो बुक कीपिंग में हमने रिकॉर्ड किया है उसका एनालिसिस करने को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, वो तो हमने पहले देख लिया। अब अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है ये हमें पता चलेगा थोड़ी देर में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहती है, ये जूनियर स्टाफ पे रहती है, मतलब जो असिस्टेंट रहते हैं अकाउंटेंट के उनके पास रहती है, और ये सीनियर स्टाफ लाइक अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो अकाउंटेंसी के बारे में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बाद में आउटकम्स, कि बुक कीपिंग करने से हमें क्या मिलेगा, हम जनरेट कर पाएंगे जर्नल और लेजर। ये भी आपका 3rd और 4th चैप्टर है 11th में, आपको वो भी अभी आपको पता चल ही जाएगा जर्नल और लेजर होता क्या है। और अकाउंटेंसी का आउटकम ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर कवर होते हैं। पीरियड कि बुक कीपिंग कब कब करते हैं, बुक कीपिंग डे टू डे बेसिस पे करते हैं, और अकाउंटेंसी कब करते हैं, गिव्स डिटेल्स फॉर एंटायर ईयर, मतलब बुक कीपिंग डे टू डे बेसिस पे करके उसका पूरा एनालिसिस करके हम एंटायर ईयर का जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसे अकाउंटेंसी बोलते हैं प्रोसेस को। बाद में एनालिसिस, इसमें ज़्यादा कोई एनालिसिस रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग एनालिसिस इज डन इन द अकाउंटेंसी, मतलब एनालिसिस रिक्वायरमेंट कहाँ है, अकाउंटेंसी में एनालिसिस रिक्वायरमेंट है। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग में हम सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके दम पर हम मैनेजमेंट में डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट्स द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस, यानी कि बुक कीपिंग ने जो डेटा दिया है उसको एनालिसिस करके उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उसके हेल्प के वजह से हम मैनेजमेंट क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। बाद में आता है स्किल्स रिक्वायर्ड, जो यहाँ हमने देख ही लिया कि हाँ एनालिसिस रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एनालिटिकल स्किल्स यहाँ रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। बाद में आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ये मीनिंग और डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में पूछे तो ये पैराग्राफ तो आपको लिखना ही पड़ेगा, हम इसको समरी बोलते हैं कि ये समरी लिख के आपको बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा। अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस, जैसे हमने पहले अभी देखा था वो यही डेफिनेशन है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक नॉर्म्स एंड एजम्पशंस डेवलप एंड एस्टेब्लिश एज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। दीज प्रिंसिपल्स आर अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, मतलब अकाउंटेंसी एक टोटल यूनिवर्सली फॉलो होने वाली कंसेप्ट है। सॉरी, अब डेफिनेशन ये मुझे एक अच्छी डेफिनेशन लगी और छोटी भी है और इफेक्टिव भी है, आप एग्जाम में चाहे तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू कोहलर, अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ थियोरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक इफेक्टिव डेफिनेशन है, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें अभी सब में तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो कॉमन ही रहेगा, आपको याद ये खाली 4 पॉइंट करना है, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। आपको यही 4 पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि बाद में तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सेम ही है। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। बस ये 4 वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो 4 ही वर्ड्स को पढ़ना है, बाकी तो वो सेम ही रहेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के 2 बेस होते हैं, एक तो कैश बेसिस, दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस।
कैश बेसिस, अंडर दिस मेथड एक्चुअल कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड. अंडर दिस मेथड रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड एंड एक्सपेंस रिकॉर्डेड व्हेन कैश पेड. ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कैश बेसिस के मेथड में एक्चुअल कैश हमें जब मिलती है या हम एक्चुअल कैश पेड करते हैं वो टाइम ये उसका प्रिंसिपल है कैश बेसिस का. और अंडर दिस मेथड रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड, मतलब इनकम जब मिलती है तब रिकॉर्ड करो, और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब कैश पेमेंट होगी तब रिकॉर्ड करो. फॉर एग्जाम्पल इनकम रिसीव्ड मतलब क्या, हमें बैंक इंटरेस्ट मिलता है, पार्टी से पेमेंट मिलती है, उसको हम इनकम रिसीव्ड में ट्रीट कर सकते हैं. या फिर एक्सपेंसेस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड एट्सेट्रा, मतलब हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, या हम अगर किराए का दुकान है तो उसको रेंट पेड करते हैं, वो कैश बेसिस के अंदर ऐसे ट्रीट करते हैं. बाद में आता है अक्रूवल बेसिस. अंडर दिस मेथड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज़ अर्न और अक्रूड वेदर इट रिकॉग्नाइज और नॉट. मतलब ये कंसेप्ट के अंदर रेवेन्यू कब जनरेट होता है या हम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, ये जहाँ अर्न होता है, मतलब अर्न या अक्रूड होता है, मतलब जब मिलता है या मिलने की शंका हमें मिल जाती है कि भाई अब तो मुझे पैसा मिलना ही मिलना है, तब ये मेथड से हमें रिकॉर्डिंग करना चाहिए अक्रूवल बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट, और एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट. इसका मतलब कोई भी इनकम रिसीव्ड होगी तो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और नहीं भी होगी तो भी रिकॉर्ड करेंगे. पर नहीं होगी तो कब करेंगे कि यहाँ पे अक्रू हुई हो, कि मतलब हमें एश्योरिटी हो कि इनकम मिलने ही वाला है. उसी तरह एक्सपेंसेस का भी वैसा ही है. अब बाद में आता है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस. ये कॉम्बिनेशन है कैश बेसिस का और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का. ये हमारे इंडिया में यूज़ नहीं होता है क्योंकि लॉ ऑफ इंडिया ने इसे प्रोहिबिट किया है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. जैसे मैंने ऊपर कहा था आपको मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, ये दो टाइप होते हैं ट्रांजैक्शंस के. तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक कैश ट्रांजैक्शंस, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शंस मतलब कैश का लेन देन होता है उसमें, उसको कैश ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. और क्रेडिट मतलब उधारी, हम उधारी बोल सकते हैं इसको. अब कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्स मनी और मनीज वर्थ, और कैश इन्वॉल्व मतलब पैसा या पैसे की कुछ चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती है, और या कैश इन्वॉल्व रहता है. फॉर एग्जांपल कैश परचेस और सैलरी पेड इन कैश. या दोनों भी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है कि कैश परचेस किया तो हमारा कैश गया, और सैलरी पेड इन कैश मतलब हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे की तो हमारा कैश गया. तो इसमें दोनों में कैश इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पे आते हैं कैश ट्रांजैक्शंस. या यहाँ पे आते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. इसमें कवर होता है कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बट इट इज़ पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट. मैंने यहाँ पे आसान भाषा में आपको बता दिया उधारी. यहाँ पे बताया है कि हमें कैश एखादा गुड्स सेल करने के बाद हमें कैश मिलती नहीं है, लेकिन वो मिलने वाली है, तो हम उससे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे, उसको हम हिंदी में उधारी कह सकते हैं. और ये आता है यहाँ पे नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. यहाँ पे बार्टर ट्रांजैक्शन आपने सुना ही होगा कि पुराने ज़माने में होता था कि आप मुझे गेहूँ दीजिए, उसके बदले में मैं आपको चावल दूंगा, या ऐसे इसको कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शंस. इसमें मनी और मनीज वर्थ इन्वॉल्व नहीं रहती है. यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर. तो मैंने आपको जैसे कहा कि भाई मैं आपको गेहूँ देता हूँ, आप मुझे चावल दीजिए, ऐसे. यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, जो आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ लिस्ट है कुछ, वो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा. और ये आपका ये बेस है. आप अगर आगे जाओगे तो आपको ये गुड्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, ये कॉमन वर्ड्स हो जाएंगे. तो आपका यहाँ पे बेसिक पक्का होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम यहाँ पे एक एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली एंट्री. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एंट्री? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म, उसको एंट्री बोलते हैं. मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अगर प्रॉपर फॉर्मेट में हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एंट्री बोलते हैं. अब नरेशन मीन्स ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंट्री. मतलब हमने जो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड की है उसका एक्सप्लेनेशन छोटा सा एक्सप्लेनेशन होता है, उसको हम नरेशन कहते हैं. यूजुअली स्टार्ट्स विथ बीइंग और फॉर. आपको एक 3rd चैप्टर है जर्नल, वहाँ पे आपको ये नरेशन, एंट्री, ये सब वहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा. पर आप यहाँ पे बेसिक पक्का कर लो आप कि एंट्री मतलब क्या और नरेशन मतलब क्या. बाद में आता है गुड्स. मैंने पहले के एग्जांपल में दिया था आपको कि गुड्स सोल्ड किया, तो गुड्स मतलब क्या? गुड्स टर्म्स रेफर्स टू कमोडिटी विच ट्रेडर्स ट्रेड्स. गुड्स मतलब ऐसी कोई भी कमोडिटी, ये ऐसी कोई भी चीज़ जो ट्रेडर बेचता है. फॉर एग्जाम्पल शूज़ आर गुड्स फॉर शू मेकर. मतलब जूते वाले के दुकानदार को जूता ये एक गुड्स है, या वेजिटेबल वेंडर के लिए वेजिटेबल्स ये गुड्स है. तो ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया. बाद में आता है कैपिटल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस. मतलब
मैंने अगर बिज़नेस स्टार्ट किया और मैंने मेरे कैश बिज़नेस में डाली, तो वो जो मैंने बिज़नेस में कैश डाली है, तो वो कैश को बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल, एंड कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस पेबल बाय द बिजनेस टू ओनर। ये आपको एसेट्स लाइबिलिटीज़ ये वर्ड्स अभी थोड़े से हट जाएंगे समझने को, पर आगे जाके आपको समझ में आएगा ये। और ये कैपिटल का फॉर्मूला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको CA, IPCC, फाइनल तीनों लेवल में ये तो बेसिक फार्मूला काम में ही आने वाला है। कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बाद में आता है ड्रॉइंग्स, अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ असेट्स दैट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। यानी कि ड्राइंग्स मतलब अगर मैं बिज़नेस चला रहा हूँ और मेरे पर्सनल खर्चों के लिए बिज़नेस से कुछ कैश उठाई, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेज फीस पेड ऑफ चिल्ड्रन, मतलब मैंने मेरे बच्चों का अगर कॉलेज की फ़ीस भरी बिज़नेस के पैसे से, तो वो ड्राइंग्स में रिकॉर्ड होगा। बाद में आता है डेटर्स। डेटर्स मीन्स अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। सिंपल भाषा में कहे तो अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए डेटर्स कौन रहता है, जिससे हमको पैसे आना रहता है, वो रहता है डेटर्स। और उसके उल्टा है क्रेडिटर्स, अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी, मतलब हम बिजनेसमैन हैं, हमको किसी को पैसे देना है, तो वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर हो गया। बाद में आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेट्स। मतलब हमें एक आधे डेटर से 10,000 रुपये आना है और उसकी दुकान समझो जल गई, या फिर वो बैंक करप्ट हो गए हैं, या हमको उससे भी पैसे आ ही नहीं सकते, कुछ नेचुरल कंडीशंस के, कुछ अलग कोई कंडीशन होगी, तो वो पैसे जो हमें आने वाले नहीं हैं, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। इट इज़ रेवेन्यू लॉस ऑफ द बिजनेस, ये हमारा लॉस है बिजनेस का। बाद में आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स पर्सन हैविंग मोर असेट्स देन हिज लाइबिलिटीज और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक आधे पर्सन के असेट है 1 लाख रुपए और लाइबिलिटीज़ है 80,000 रुपये, तो वो सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि उसकी संपत्ति ज़्यादा है और उसकी लाइबिलिटीज़ मतलब जो देना है उसका वो कम है, तो इसलिए वो सॉल्वेंट डिक्लेयर होगा। अगर बिजनेस मन के पास असेट्स 1 लाख रुपए की है और लाइबिलिटीज़ भी 1 लाख रुपए की है, तो भी वह सॉल्वेंट माना जाएगा, क्योंकि उसके पास संपत्ति 1 लाख रुपए की है और उसको पेमेंट भी 1 लाख करना है, तो वो 1 लाख रुपए पेमेंट कर सकता है उसकी संपत्ति से, इसीलिए उसको सॉल्वेंट माना जाएगा। यहाँ पे इंसॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के अपोजिट, पर्सन हैविंग मोर लाइबिलिटीज देन हिज एसेट्स, मोर लाइबिलिटीज देन हिज एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के पास असेट है 1 लाख रुपए और लाइबिलिटीज़ है 1,20,000 रुपये, तो वो इंसॉल्वेंट माना जाएगा, क्योंकि उसके पास संपत्ति है 1 लाख की और उसको पेमेंट करना है 1,20,000 का, तो वो इंसॉल्वेंट माना जाएगा, क्योंकि उसके पास उतना संपत्ति नहीं है कि जो 1,20,000 पेमेंट करे। बाद में आता है ट्रेडिंग कंसर्न। बिजनेस एस्टेब्लिश विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। मीन्स बिजनेस एस्टेब्लिश किया है कौन से पर्पज़ के लिए, अर्निंग करने के लिए। क्या अर्निंग करने के लिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, बाय सेलिंग गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ ही बता दिया है आपको, इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज ऑल्सो नोन एज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं, मतलब कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है। और उसमें एक एग्जांपल आता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इट मीन्स बिजनेस नॉट एस्टेब्लिश फॉर प्रॉफिट बट रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी लाइक कल्चर, प्रोफेशन, चैरिटी। इनका सोल पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट कमाना होता है लेकिन सेकेंडरी पर्पस रहता है, पर उनका मेन पर्पस ये रहता है कि सोसाइटी को सर्विस रेंडर करें। कौन सी सर्विसेज, लाइक कल्चर, प्रोफेशन, चैरिटी एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल इसमें क्या कवर होगा, इसमें कवर होगा स्कूल, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, स्पोर्ट्स क्लब। ये क्या करते हैं, ये चैरिटी करते हैं। इनका सोल पर्पस, अभी स्कूल का सोल पर्पस प्रॉफिट कमाना है क्या, नहीं। स्कूल का सोल पर्पस क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। हॉस्पिटल का सोल पर्पस प्रॉफिट है क्या, नहीं नहीं। हॉस्पिटल का सोल पर्पस क्या है, मरीजों की सेवा करना, जो ज़रूरतमंद है उनकी थोड़े कम पैसे लेकर सेवा करना। तो प्रॉफिट तो सभी बिजनेस के लिए है, लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ये होप सो आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए आपको सेकंड पार्ट जल्दी चाहिए तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को मेरे। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं पेश करूँगा। थैंक यू।